हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आपके तैयारी को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है ना, तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ वर्ब्स से रिलेटेड 40 नए क्वेश्चंस। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं, मिसेलानियस टाइप्स के हैं। एंड तक अगर बने रहेंगे ना तो विश्वास मानिए वर्ब से रिलेटेड छोटा छोटा डाउट भी है ना वो क्लियर हो जाएगा। एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है ना, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, बाद में आंसर मुझे बताइएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 प्लस ING वाले वर्ड से हुई हो ना, यानी V1 प्लस ING वाला वर्ड यानी कि ये हमारा वर्ब हो गया, और अगर इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस में आने वाला जो पहला सब्जेक्ट होगा ना वो इसका हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट इसे जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा ये तो देखने वाली बात है। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट तो अवेलेबल है नहीं, तो सेंटेंस में आने वाला पहला सब्जेक्ट यानी कि कार इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, कार रोड के अलॉन्ग वॉक कर रहा था? ऑब्वियसली नहीं, कार ने जिसे धक्का मारा वो रोड के साथ चल रहा था ना, तो कार ने धक्का मारा किसे? हिम, जो कि एक सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो एक्चुअली में इस सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए थी इस तरीके से कि while he was walking along the road। ये ही इसका सब्जेक्ट हो पाएगा ना, वॉकिंग का जो चल रहा था वही उसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। कार तो उसका सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ING वाले वर्ड्स से अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई हो तो या तो उसके पास अपना एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर वो सेंटेंस में आने वाले पहले सब्जेक्ट को ही अपना सब्जेक्ट मानता है। अगर वो अप्रोप्रिएट हुआ तो ठीक, वरना आप अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट से उसे रिप्लेस कर देंगे। व्हाइल का इस्तेमाल हमने यहाँ पर क्यों किया है? अरे भैया, व्हाइल टाइम को डिनोट करता है ना, और वॉकिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो उसके लिए टाइम तो दिखाना पड़ेगा ना, इसी वजह से यहाँ व्हाइल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो देखिए ये कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे, आई बीइंग का सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई बीइंग अ रेनी डे ये तो नहीं हो सकता, रेनी डे के लिए कुछ और प्रोनाउन या कोई और सब्जेक्ट यूज करना चाहिए। अब रेनी डे क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं इसके लिए इट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई प्लान्स। अच्छा, हर बार ऐसे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, हर बार नहीं करना पड़ता है। आप ये सेंटेंस देखिए, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। इस सेंटेंस की शुरुआत भी ING वाले वर्ड से हुई है और इसके पास भी अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटेंस में आने वाला पहला सब्जेक्ट यानी कि आई इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पर सही बैठता है। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, आई यही बीमार था और यही नहीं आ पाया। तो हर बार चेंज नहीं करना पड़ता है सब्जेक्ट, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर चेंज करना होता है। ठीक है ना। तीसरे सवाल की तरफ आइए। कहता है कि अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ सेल्फिश लीडर्स ऐसे हैं ना जो एकदम निश्चित रूप से, डेडिकेटेड रूप से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बेंट टू हार्म लिखा हुआ है ना ये गलत है। एक्चुअली होना चाहिए था बेंट ऑन हार्मिंग, या फिर आप बोल सकते हैं बेंट अपॉन हार्मिंग। ये बेंट ऑन या फिर बेंट अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स आप जानते हैं, SSC हो या बैंकिंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िएगा ज़रूर। और इसका मीनिंग क्या होता है ना, बेंट ऑन का मतलब होता है डेडिकेटेड टू डू समथिंग। ठीक है ना। बेंट ऑन या फिर बेंट अपॉन का मतलब होता है डेडिकेटेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए एकदम डेडिकेटेड रहना। और हमेशा बेंट ऑन या बेंट अपॉन जो है ना वो ING वाले वर्ड से ही फॉलो किया जाएगा। तो बेंट ऑन हार्मिंग या फिर बेंट अपॉन हार्मिंग होना चाहिए था। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा। एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फ्लाइंग कलर्स से पास हो जाऊँगा। एरर समझ में आ रहा है? देखिए, जब भी आपको एरर बनाना हो वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज़ किया है ना कॉन्फिडेंट, इसके बाद एक्चुअली
V1 प्लस ing वाला वर्ड जो है वो आना चाहिए था। सो आई एम कॉन्फिडेंट टू पास नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग होना चाहिए। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, पास होने के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद V1 प्लस ing वर्ड को फॉलो किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसी PDF में या इसी वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे और ऐसे वर्ड आने वाले हैं, इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट, वी वेंट टू दैट प्लेस विथ अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। विथ अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अगेन वीडियो पॉज करके आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ जो वर्ड लिखा गया ना, फ्रेज लिखा गया विथ अ व्यू टू, इसके बाद भी हमेशा V1 प्लस ing को फॉलो किया जाता है। विथ अ व्यू टू, ये एक फ्रेज है, विथ अ व्यू टू, यानी कि इस उद्देश्य से, विथ अ व्यू टू, इसके बाद हमेशा V1 प्लस ing जो है वो आएगा। इसके जैसे और कुछ फ्रेजेस हैं क्या? डेफिनेटली हैं। आपने सुना होगा डेडिकेटेड टू, या आपने सुना होगा एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, सुना है ना आपने। या आप बोल सकते हैं डिवोटेड टू, और क्या होते हैं, प्रोन टू। ये सारे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद आप V1 प्लस ing का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक है विथ अ व्यू टू। अब टू लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नॉर्मली ing फॉर्म आता ही आता है, तो यहाँ पर हमने विथ अ व्यू टू के बाद हेल्पिंग का इस्तेमाल करना है। क्लियर? दूसरे वाले पेज पर चलिए। You should avoid to go to school as you have severe eye infection। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि एक वर्ड है कॉन्फिडेंट, उसके बाद हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक वैसे ही एक वर्ड है अवॉइड, इसके बाद भी ing फॉर्म ही यूज़ होना चाहिए। सो अवॉइड टू गो नहीं होगा, अवॉइड गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अवॉइड गोइंग टू स्कूल, अवॉइड के बाद भी ing फॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। अच्छा आप मुझे बताइए तो अचीवमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा। अचीवमेंट जो वर्ड है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है? नहीं, मेन्यू कार्ड नहीं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश के टॉपिक से ये सारे के सारे। अचीवमेंट एक नाउन है, और ये रूल याद रखिएगा, अगर नाउन के बाद 2 प्लस V1 आए ना, 2 प्लस V1 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अगर नाउन के बाद 2 प्लस V1 कहीं पर भी आए तो हमेशा V1 के बाद ना एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ लिख देता हूँ, V1 के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। कब? जब नाउन के बाद 2 प्लस V1 का इस्तेमाल हो तो V1 के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे करेंगे, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। बोस्ट के बाद ना एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है जिसे कहते हैं ऑफ, जिसके बारे में ऑफ। आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट ऑफ, मेरे पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में मैं बोस्ट कर सकूं, घमंड कर सकूं, या चिल्ला सकूं, या किसी को बता सकूं। ठीक है ना? रूल क्या था? अगर नाउन के बाद 2 प्लस V1 आता है तो V1 के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट और एक जगह पे आएगा, मैंने कहा हुआ है आपसे, एंड तक बने रहेंगे तो बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो चले जाइए, आप तो हैं परदेसी, कब तक साथ निभाएंगे। नंबर 8, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। रूल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 याद है ना आपको? सेम कॉन्सेप्ट लग गया। हैविंग यानी V1 प्लस ing से शुरू हुआ है, इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि पहला जो सब्जेक्ट आया माई मदर, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी मदर ने ही होमवर्क किया और मदर ने ही अलाउ किया जाने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो होमवर्क किया किसने होगा? मी ने किया होगा। तो आप मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ कर दीजिए, दैट इज़ आई, कॉमा हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है? नंबर 9, वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। हम में से हर किसी को जो भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आए उसको अवेल करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है ना, एक वर्ड है अवेल। अवेल वर्ड अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो अवेल वर्ड के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे वर्ड नहीं है क्या, इन सभी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं।
तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना वो आना चाहिए था। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सेंटेंस में जो भी मेन सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेंटेंस शुरुआत किससे हुआ है? वन से। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? वन सेल्फ। तो भाई साहब अवेल के बाद जो है ना वन सेल्फ का इस्तेमाल कर दीजिएगा, ठीक है। अवेल के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होता है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप आपको पता हो। नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक वीडियो उसके ऊपर भी ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाला समझ में आया ना? वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अगला सवाल, हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज़ ट्रस्टवर्दी। इस लेटर को किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भिजवाओ जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक जो वर्ड है ना हैव, इस हैव को ना वर्ड्स वर्ब की भाषा में कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब? कॉजेटिव वर्ब। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? सपोज आपने खुद से एक काम किया, आपने चाय पी ली, ये काम आपने खुद से किया, लेकिन मैंने आपसे ज़बरदस्ती चाय पिलवाई, आपको ज़बरदस्ती किया कि आप चाय पीजिए। तो जहाँ पर कोई ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे के द्वारा करवाया गया हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होता है ना उसको कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे आई मेड हिम ड्रिंक कॉफ़ी। मैंने उससे कॉफ़ी पीने के लिए मजबूर किया। आई मेड हिम, यहाँ पर जो मेड है ना ये कॉजेटिव वर्ब है आपका। तो कॉजेटिव वर्ब के बाद V3 का इस्तेमाल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हैव है, इसी वजह से यहाँ पर सेंड नहीं होना चाहिए था, सेंट होना चाहिए था। हैव द लेटर सेंट, हैव द लेटर सेंट, पॉजिटिव वर्ब के बाद V3 का इस्तेमाल। कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, बने रहिएगा एंड तक। नेक्स्ट देखिएगा, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी, फॉर का इस्तेमाल क्यों करना है? फॉर हटा दीजिए ना। वुड यू प्लीज़ ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स, ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब पता है क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, तो फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। डायरेक्ट आप टी एंड बिस्किट्स यानी कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसी में बने, इसी सवाल में आने वाले हैं। एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली और पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लेड फ्रॉम द बैटल फील्ड। हमने तो सोचा था कि वो बहादुर है, कमबख्त कायर निकला और बैटल फील्ड से भाग गया। एवरीवन कंसिडर्ड हिम, कंसिडर्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंसिडर्ड के साथ एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 5-6 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एज का इस्तेमाल, एज ए कंजंक्शन है, एज का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिसके साथ नहीं किया जाता है। तो उसमें से एक वर्ड है कंसिडर्ड, एक और वर्ड है थिंक। थिंक के साथ भी आप कभी भी एज का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करते हैं। क्यों बताया मैंने थिंक, बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था ना व्हाइल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एक्शन। देखिए यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस एक्शन दिख रहा है ना, व्हाइल ही वॉज रीडिंग, जब वो पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस में क्या एरर है? मैंने आपको कुछ देर पहले एक वर्ड बताया था कॉन्फिडेंट और एक वर्ड बताया था अवॉइड। ये उसी सिलसिले में तीसरा वर्ड है, या उसी सीरीज़ में तीसरा वर्ड है माइंड। माइंड के बाद भी V1 प्लस ING जो है ना वो आना चाहिए था। तो यहाँ पे आया है क्या? टू बी डिस्टर्ब्ड, टू बी डिस्टर्ब नहीं होगा, बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड, माइंड के बाद V1 प्लस ING। नेक्स्ट, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार एंड अ जीप बिसाइड्स अ बिग हाउस इन अ गुड लोकेलिटी। परहैप्स यू डू नॉट नो, शायद आपको नहीं पता है। आई एम हैविंग, हैविंग तो कंटिन्यूस एक्शन के लिए यूज़ होता है ना। हैविंग का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अभी हो रही हो। कार हो कैसे सकता है? कार तो एक पोजीशन है ना, तो आप हैविंग का इस्तेमाल पोजीशन के रूप में नहीं कर सकते। पोजीशन के लिए आपको हैव का इस्तेमाल करना होता है। आई हैव, मेरे पास है। आई एम हैविंग का मतलब मुझे हो रहा है। आई एम हैविंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सपोज मैं लिखूँ कि आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे अभी एक हेडेक हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस चीज़ है, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है। जो चीज़ अभी हो रही है उसमें आप हैविंग लगा सकते हैं। हैव मतलब जो ऑलरेडी है, जिसको आप पोजेस करते हैं, जिसको आप ओन करते हैं, वर्ड ऑफ पोजीशन या वर्ब ऑफ पोजीशन हो गया। ठीक है, अगला बताइएगा, द लॉयर आस्क्ड मी इफ़ इट वेर वर्थ
इफ़ इट वेर वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। लॉयर ने मुझसे पूछा अगर वो वर्थ था, ठीक ठाक था, या उसे मतलब उस मैटर को कोर्ट तक लेके जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। इस वाले सेंटेंस में एरर ये रहा, इफ़ इट वेर वर्थ के बाद ना टू टेक नहीं होता है। वर्थ जो सीरीज़ हम पढ़ रहे थे ना, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद V1 प्लस ING आता है, वर्थ उसी सीरीज़ में अगला वर्ड है। वर्थ के बाद भी V1 प्लस ING आना चाहिए था। सो यहाँ पे वर्थ टेकिंग होना चाहिए, वर्थ टू टेक जो है ना वो गलत हो जाएगा। वर्थ टेकिंग ING फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। आई बेड हिम टू सबमिट, याद रखिए बिड जो कॉजेटिव वर्ब्स हम पढ़ रहे थे ना, उसमें एक और ऐसा वर्ड आता है, एक और ऐसा वर्ब आता है जिसको हम कहते हैं बिड, और बेड उसका पास्ट फॉर्म है। याद रखिएगा बिड के बाद भी हमेशा ना V1 का इस्तेमाल होता है। V1 को हम क्या कहते हैं ना, इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है और V1 को बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर आई बेड हिम टू सबमिट नहीं होगा, आई बेड हिम सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मैंने उसे सबमिट करने के लिए बोला, मजबूर किया। आई बेड हिम सबमिट, बिड के बाद वहाँ पर सबमिट होना चाहिए था, यानी कि V1 का यूज़ होना चाहिए था। सेंटेंस कौन से वॉइस में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में। अच्छा, बिड का इस्तेमाल अगर पैसिव वॉइस में हो तो क्या ये रूल चेंज हो जाएगा? बने रहिएगा, पैसिव वॉइस वाला भी सवाल आएगा ना तो उस समय आपको ये रूल मैं ज़रूर बताऊंगा। अगला सवाल क्या है? ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना, थिंक के बाद क्या नहीं यूज़ होता? एज यूज़ नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे? ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। थिंक के बाद एज यूज़ नहीं होता, कंसिडर के बाद एज यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट, all the candidates will give a test on Friday. All the candidates will give a test on Friday. पढ़ के तो सही लग रहा होगा। स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे ही तो बोल जाते हैं, सारे बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, सारे बच्चे कल एग्ज़ाम लेने वाले हैं। So all the candidates will take a test. ठीक है, बच्चे जो है ना वो टेस्ट लेते हैं, बच्चे जो है वो टेस्ट लेते हैं। टीचर्स जो हैं वो टेस्ट देते हैं। टीचर्स गिव टेस्ट। टीचर का काम है ना टेस्ट देना, टेस्ट पेपर्स देना। बच्चों का काम तो टेस्ट लेना होता है ना, टेस्ट लेना यानी कि टेस्ट पेपर लेना, उस पर लिखना, उसको सबमिट करना। सो याद रखिएगा, कैंडिडेट्स की बात जब भी आएगी दे टेक टेस्ट, और टीचर्स की बात जब भी आएगी दे गिव टेस्ट। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट 19 नंबर, मिसेस दोरई वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैन अटेंडिंग अ पार्टी। इसे ज़रा मिटा दें क्या, स्पेस बनाना पड़ेगा। मिसेस दोरई वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैन। याद रखिएगा, दैन हमेशा ही कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए जिस भी वर्ड को यूज़ किया जाए ना, खास करके दैन का यूज़ जब भी किया जाए ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसके पहले और इसके बाद जो भी वर्ड्स आए हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच मैच कर जाए, पहला पार्ट तो होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच मैच करना चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि टाइप मैच करता है या नहीं। अब ये टाइप क्या होता है? जैसे मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ सब्जेक्टिव केस है और एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस है, तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों तरफ केसेस जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दैन का इस्तेमाल जब भी हो आप दोनों तरफ के पार्ट ऑफ स्पीच एंड देन उसके टाइप को चेक करेंगे। चेक करते हैं, दैन के पहले क्या लिखा हुआ है? स्पेंड। स्पेंड एक वर्ड है, और राइट साइड में क्या है? अटेंडिंग। आपका स्पेंड एक वर्ब है, मान लिया। अटेंडिंग एक वर्ब है, ये भी मान लिए। लेकिन दोनों वर्ब समान है क्या? स्पेंड V1 है ना, स्पेंड अगर V1 है तो जो दूसरा वर्ब हम कंपेयर कर रहे हैं उसे भी V1 में होना चाहिए था। V1 में दोनों होना चाहिए ना, तो उधर अगर V1 है तो इसे भी V1 कर दीजिए, सेंटेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। मिसेस दोरई वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग दैन अटेंड अ पार्टी। वुड स्पेंड देन अटेंड, ये भी V1 हो गया और ये वाला भी V1 हो गया। दैन के साथ जिन दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है उनके पार्ट ऑफ स्पीच एंड देन उसके टाइप्स को सिमिलर रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर एक्ट। वॉच्ड जैसे माइंड था, जैसे अवॉइड था, वैसे ही वॉच है। वॉच के बाद भी आप या तो V1 प्लस ING लिख दीजिए, यहाँ पर ये भी सही होगा। यहाँ पर अगर आप सिर्फ V1 लिखेंगे ना तो भी सही होगा।
सिर्फ अगर मैं परफॉर्म लिखूं तो भी आंसर सही होगा। द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म देयर एक्ट या परफॉर्मिंग देयर एक्ट, दोनों सही है, परफॉर्म्ड देयर एक्ट नहीं होगा। V2 का इस्तेमाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। या तो V1 प्लस ing का इस्तेमाल कीजिए या सिंपली V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चल रहा है ना कॉन्सेप्ट अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना लेट के बाद भी हम 2 प्लस V1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओनली V1 का इस्तेमाल होता है। सो टू स्विम नहीं होना चाहिए था, जवाब में सिर्फ स्विम लिखना चाहिए था आपको। द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट। अभी तक मैंने आपको 2 वर्ड्स ऐसे बता दिए हैं, एक है बिड और एक है लेट। इन दोनों के ही साथ जब भी आप सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो इनके बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, V2 का इस्तेमाल 2 प्लस V1 का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। 22 नंबर बताइए। ही डिनाइड टू हेल्प मी। ही डिनाइड टू हेल्प मी कई बार होता है भाई, दोस्तों से आप मदद मांगने जाए बस काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ही डिनाइड टू हेल्प मी, डिनाइड अगेन वही एक वर्ब है जिसके बाद V1 प्लस ing आना चाहिए था। यहाँ पर टू हेल्प नहीं होगा, यहाँ आंसर होना चाहिए था हेल्पिंग। याद रहेगा, डिनाई एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद V1 प्लस ing आना चाहिए। ऑलरेडी ऐसे 4-5 वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ना इट इज़ टाइम से हो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो या आप कह सकते हैं कि इट इज़ हाई टाइम से हो, ये दोनों ही सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आया हो तो इसके बाद वर्ब का फॉर्म हमेशा V2 होता है। याद रहेगा, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वर्ब का फॉर्म हमेशा V2 होता है। तो यहाँ देखिए, इट इज़ टाइम यू सब्जेक्ट है तो यहाँ डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड होगा। डिसाइडेड होगा, V2 फॉर्म यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ मैंने सब्जेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के जगह मान लीजिए प्रीपोजिशन दिया होता टू तो फिर आप V1 का इस्तेमाल नहीं करते, V2 का इस्तेमाल नहीं करते, V1 का इस्तेमाल करते, ठीक है। रूल चेंज हो जाता है, प्रीपोजिशन के आते ही रूल चेंज, सब्जेक्ट के आते ही रूल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। अच्छा, ये ing वाला फॉर्म वाला आ गया क्या, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 शायद था, और बीच में एक और क्वेश्चन शायद हमने ऐसा ही किया हुआ था। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि वॉकिंग अलॉन्ग द रोड और अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगैन टू राइज। वॉकिंग सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पहला सब्जेक्ट क्या है? द रोड। अब द रोड वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट किसी को भी लिख दीजिए, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। क्योंकि भाई चलने का काम किसका होगा? चलने का काम तो किसी व्यक्ति का हो सकता है ना तो रोड चलने वाली है, ना तो नदी चलने वाली है, पोयम तो नहीं लिखा हुआ है, प्रोज लिखा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट होना चाहिए था, कोई व्यक्ति होना चाहिए था। आप ही लिख दीजिए, आप शी लिख दीजिए, या व्हाइल आई वॉज वॉकिंग, कुछ भी होगा, एरर तो पार्ट 1 में ही है, इतना तो आपको कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इट इज़ टाइम, ये हो गया क्या? अच्छा, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, गलती से ऊपर नीचे हो गया। 25 नंबर बताइएगा। एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी तो मुझे एक स्टीम्ड कप ऑफ टी मैंने मांगा। स्टीम्ड कप ऑफ टी, स्टीम्ड कौन से पार्ट या कौन से वर्ब फॉर्म में लिखा हुआ है? V2। स्टीम्ड का मतलब क्या होगा? इसको, या कोई एक चीज़ अगर गर्म होके बंद हो चुका था या उसका गर्म होने का काम ख़त्म हो चुका था तब ना आप स्टीम्ड यूज़ करेंगे। अगर वो गर्म ही था या आपको गर्म ही चाहिए तो आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टीम्ड नहीं स्टीमिंग लिखना चाहिए था। भाई उबलती हुई चाय, खौलती हुई चाय, नहला दो एकदम चाय से। नींद में आजकल चाय बहुत पीने लगे हैं लोग, रिप्लेस विथ मिल्क, ठीक है। दूध पीजिए, चाय मत पीजिए यार, बेकार की चीज़ है ये। हालांकि उनको बहुत तकलीफ पहुंचाएगी ये बात जो चाय के लवर्स हैं, आपके लिए नहीं है। जिन्हें दूध पसंद है मैं उनके लिए कह रहा था, ठीक है। सो एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। स्टीम्ड कप ऑफ टी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। रिमेंबर अगेन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आप
V1 प्लस ING का इस्तेमाल करेंगे। सो इट इज़ आई रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। कंटिन्यूस टेंस, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, ये चीज़ मुझे याद है, 5 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। रिमेंबर के बाद रिमेंबर रखिएगा कि मीटिंग यानी V1 प्लस ING का यूज़ होता है। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर सेंटेंस में ना आपके 2 हेल्पिंग वर्ब्स आए हों, किसी एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स अगर आए हों और इन्हें आपने एक कंजंक्शन एंड से जोड़ा है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स आए हैं और आपने उन्हें एक कंजंक्शन एंड से जोड़ा हुआ है, तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगा ना, आपको देखना है कि ये मेन वर्ब या इस मेन वर्ब का जो फॉर्म है, क्या ये इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ सही बैठता है। क्योंकि हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, कई बार चेंज होता है। जैसे इस केस में देखिए, थोड़ा रब कर देते हैं इसे। यहाँ कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी। ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर बी है, हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड दूसरा है विल। अब हमें पता है कि भैया हैव एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ V3 आना चाहिए, विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ V1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। विल के साथ यहाँ पर बी लग गया, विल वाला केस तो ठीक है, लेकिन हैव के साथ तो कुछ लगा ही नहीं है, हैव के साथ बी हम लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ हैव के साथ बीन आना चाहिए ना। आई हैव ऑलवेज बीन है ना, बीन पहले नहीं आएगा, ऑलवेज के बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है, ठीक है ना। सो आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू। आई हैव ऑलवेज बीन, हैव के साथ V3 और विल के साथ V1। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक सेंटेंस में 2 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है और उन्हें हमने कंजंक्शन एंड से जोड़ा है, तो उन दोनों ही के साथ मेन वर्ब का जो फॉर्म सही बैठता है वही यूज़ करना चाहिए। इंडिविजुअली यूज़ करना चाहिए अगर अलग अलग बैठता है, अगर एक ही यूज़ होता तो एक यूज़ करने से चलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ना, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होता है, क्या होता है, आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। आई डिड अ मिस्टेक गलत फ्रेज है, आई मेड अ मिस्टेक होता है हमेशा, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, ठीक है। उसके बाद द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक द एग्जामिनेशन। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था वाइल का इस्तेमाल एक कॉन्टिन्यूस एक्शन को दर्शाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, तो वाइल वी टुक ये तो ख़त्म हो चुके एक्शन के बारे में बता रहा है। सो यहाँ होना चाहिए था वाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन, जब हम परीक्षा दे रहे थे। टेकिंग द एग्जामिनेशन, गिविंग द एग्जामिनेशन नहीं, वाइल वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 27 वाला कॉन्सेप्ट सेम है ना। ये क्या कह रहा है, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग। आर एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो गया आपका डूइंग। अब देखिए आर के साथ तो डूइंग आ सकता है, क्योंकि बी के किसी भी फॉर्म के साथ आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव के साथ तो V3 आना चाहिए था ना, तो डूइंग की जगह क्या होना चाहिए था, डन होना चाहिए था। हिज असिस्टेंट्स हैव, थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उन्होंने किया हुआ है, एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क। हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सेलेंट वर्क, आप भी एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं अगर अभी तक रुके हुए हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। माइन्यूट सा मिस्टेक है, बता सकते हैं। यहाँ देखिए वर्ड लिखा हुआ है रिपीटेड और उसके बाद लिखा हुआ है अगेन। अरे भैया रिपीटेड का मीनिंग जो है अगेन का मतलब भी वही है, अगेन का मतलब भी तो रिपीट करना ही होता है। सुपरफ्लुअस हो गया, बढ़िया टर्म एक आ गया ना, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहीं पर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया हो, कोई फ्रेज इस्तेमाल कर दिया गया हो, उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगेन की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखिएगा, द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, ठीक है। इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। इजंट इट टाइम जो हमने पढ़ा था, इट इज़ टाइम, ये उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं लिखा हुआ है क्या, इट इज़ टाइम, इजंट इट टाइम, उसके बाद यू है यानी कि सब्जेक्ट है, तो क्या आना चाहिए था, V2 आना चाहिए था, यहाँ पर V1 है।
सेल के जगह सोल्ड हो जाएगा। अगला सवाल, ही कॉट द बॉय स्टील द पार्सल। अगेन 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 एक वर्ड है कॉट, कॉट के बाद फिर से क्या आएगा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। बहुत सारे वर्ड्स पहले भी मैंने बताए हुए हैं, ये भी वर्ड उन्हीं में से एक है। ही कॉट द बॉय, स्टील नहीं होगा, ही कॉट द बॉय स्टीलिंग, चोरी करते हुए। ही कॉट द बॉय स्टीलिंग, चोरी करते हुए पकड़ा ना, चोरी करने के बाद नहीं, या चोरी करते समय नहीं, चोरी करते समय। स्टील का इस्तेमाल जब भी आप करें तो वो कंटिन्यूस एक्शन को नहीं दर्शाता, हमें तो कंटिन्यूस एक्शन दिखाना है। सो ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, जब वो चुरा रहा था। अगला, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। मैं जाना चाहता था, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, मैंने मना कर दिया। नॉट बिकॉज आई हैव नो टाइम, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। बट आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। बट ये एक्शन तो खत्म हो चुका है ना। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, मैंने ये इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया है, ऑलरेडी ये काम खत्म हो चुका है। तो बात हम पास्ट टेंस की कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब क्यों, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। याद रखिए हैड प्लस V3 कौन से टेंस के लिए यूज होता है, पास्ट, जल्दी जल्दी, पास्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। और डिक्लाइंड ये कौन सा टेंस है, दिस इज V2 और इसे कहा जाता है सिंपल पास्ट। ठीक है, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, कैसे होता है, शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 35 नंबर। ये कह रहा है कि इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक। टाइम डज नॉट रिटर्न बैक, समय वापस नहीं आता है, ये तो सही बात है, लेकिन रिटर्न उसके साथ बैक क्यों, बैक हटाइए, सिर्फ रिटर्न रखिए, दोनों का मीनिंग सेम है ना, सुपरफ्लुअस सुपरफ्लुअस, टाइम डज नॉट रिटर्न। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 36, इवन आफ्टर 60 years of independence lakhs of people do not have a bed to sleep, bed to sleep। याद है मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नाउन आ जाए और इसके बाद आपने 2 + V1 यूज़ किया हुआ है तो इसके बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है ना वो होना चाहिए। अब बताइए, डू नॉट हैव बेड नाउन तो हो गया, उसके बाद 2 + V1 है, लेकिन स्लीप के बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है इन। डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन, सोने के लिए या सोने जिसमें जा सकें वैसे लिए उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनासोर्स जो है ना वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर सके। क्या अडेप्ट नहीं कर सके या किसे अडेप्ट नहीं कर सके? याद है मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मैंने वो वर्ड आपको बताया था, कौन सा वर्ड था याद नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ लेकिन वो वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना चाहिए था। मैंने आपसे बताया था कि मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। मेन सब्जेक्ट है द डायनासोर्स, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर आप देमसेल्व्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लूरल है द डायनासोर्स, तो देमसेल्व्स एस। ठीक है, द डायनासोर्स कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, खुद को वो अडेप्ट ना कर सके। नेक्स्ट 38, आप भी अगर अडेप्ट नहीं कर सके तो क्या होगा, एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। परिस्थितियाँ हर दिन अलग अलग होंगी, मनस्थिति हर दिन अलग अलग होगी, लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, मन को, विचार को, अपने बॉडी को ढालना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग, नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट 38 बताइएगा, द स्टूडेंट्स वे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। एमिनेंट एक अच्छा वर्ड है, कभी होगा तो इसका एंटोनिम सिनोनिम ज़रूर करेंगे। द स्टूडेंट्स वे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो जो कुछ मैंने आपको फ्रेजेस नहीं बताए थे जिसके बाद आप हमेशा V1 + ING का इस्तेमाल करते हैं, उसी में एक और है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी हम V1 + ING का ही इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ होना चाहिए था द स्टूडेंट्स वेर लुकिंग फॉरवर्ड टू, मीट नहीं होगा भैया, मीटिंग होगा, मीटिंग। ठीक है, 39, द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लोथ्स। पॉजिटिव वर्ब्स याद है क्या? पॉजिटिव वर्ब्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, हेल्प, मेक एंड गेट, इन तीनों को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए हेल्प, मेक, गेट, इसमें से कौन सा वर्ब यूज हुआ है, दैट इज मेड। मेड के बाद क्या यूज होना चाहिए था, V1, और यहाँ क्या यूज हुआ है 2 + V1।
जो कि आंसर होना चाहिए था वॉश। टू वॉश नहीं होगा, वॉश होगा। लास्ट क्वेश्चन, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंड एज सून एज पॉसिबल। अभी अभी मैंने बोला गेट कॉजेटिव वर्ब है, आना क्या चाहिए था V1, लेकिन V1 तो आएगा नॉर्मल केस में, जहाँ पे आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। द लेडी मेड द लिटिल बॉय, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या बताया था मैंने, अगर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ब होता है V3। जहाँ पे 2 + V1 यूज़ करना है वहाँ तो करेंगे, लेकिन जहाँ पर ख़त्म हो चुके एक्शन के बारे में बात करें वहाँ पे आप V3 यूज़ करेंगे। सो वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट, हमें इसे भिजवा देना चाहिए। वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट, गेट के बाद सेंट, पॉजिटिव वर्ब के बाद V3 का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो आई होप इन 40 क्वेश्चंस में से ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियोस में और ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हर बार जो मैं कहता हूँ, कंटिन्यूटी इज़ द की। पढ़ते रहिए, सक्सेस पाते रहिए। लाइक, शेयर एंड क्या करना है, सब्सक्राइब।